नमस्ते। सभी को आदर प्रणाम। हम मंगल श्लोक से आरंभ करते हैं। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवां च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए कोर्स में, पाठ्यक्रम में। समय संस्कृत कहानियों का हितोपदेश मित्र लाभ हिंदी विवरण। आई वेलकम यू ऑल वार्मली टू आवर न्यू हिंदी कोर्स, संस्कृत स्टोरी टाइम हितोपदेशा मित्र लाभा। यह कोर्स का विवरण हिंदी में होगा, जैसे टाइटल में बताया गया है। तो आज से प्रारंभ हो रहा है, दिनांक 10 नवंबर 2025। और कक्षाएं प्रति सोमवार और बुधवार, एवरी मंडे एंड वेडनेसडे होंगी। इसी समय पे शाम के 7:30 से 8:30 बजे तक। और लगभग 40 सेशंस का कोर्स होगा। तो इस कोर्स की टीचर का कोई इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर जो लोग नए प्रतिभागी हैं तो उनके उनके फेवर में मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर लीना दोषी काफ़ी अनुभवी हैं संस्कृत सिखाने में, और 17 साल से ज़्यादा सिखाती आ रही हैं। और कक्षाएं 8 से लेके 12वीं कक्षा के छात्रों को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के माध्यम से भी सिखा रही है 16 साल से। तो काफ़ी अनुभव है संस्कृत सिखाने में। वे पीएचडी भी होल्ड करती हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से, स्पेशलाइजिंग इन जैनिज्म एंड जैनेन्द्र व्याकरण। डॉक्टर परिनीता देश पांडे के गाइडेंस में किया है। और वे विजिटिंग फैकल्टी भी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट में, और पीवी केन इंस्टीट्यूट एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में भी। और काफ़ी पॉपुलर टीचर हैं व्योमा में। काफ़ी सारे कोर्सेस लिए हैं उन्होंने। और रिसेंटली अगर देखेंगे इस साल, तो संक्षेप रामायण, ग्रामेटिकल एनालिसिस हो या फिर जैन स्तोत्र हो, और पिछले साल उन्होंने वेताल पंचविंशति पर भी एक सिमिलर कोर्स किया है। तो काफ़ी लोग जो आज उपलब्ध हैं उन्होंने ऑलरेडी कोर्सेस लिए होंगे। तो और जो नए लोग आएंगे, काफ़ी हमें भी उम्मीद है कि आप भी एक बहुत ही बढ़िया अनुभव प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर लीना मैम को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत मैम। तो कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शंस हम कक्षा से आगे बढ़ने के पहले। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो बस आपके पास 3 तरीके हैं जिससे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र, जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से। तो हमारा वेबसाइट है sanskritfromhome.org। तो यहाँ आकर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जिससे आपने रजिस्टर किया है वो एंटर करेंगे। तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला पेज खुलेगा। यही है आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड। और यहाँ पे अंडर टुडेज क्लासेस आपको दिखेगा हितोपदेशा, और यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करने से आप जूम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज्वाइन नाउ का ऑप्शन जब तक टीचर ने क्लास शुरू नहीं किया है तब तक आपको दिखेगा नहीं। तो यदि आपको पेज पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कृपया थोड़ा समय वेट करके पेज को रिफ्रेश करें, ताकि वो बटन दिखने लगेगा। तो ये पहला माध्यम है। और दूसरा माध्यम है ईमेल के माध्यम से आपको 3 नोटिफिकेशंस आएंगे। एक 24 आवर्स बिफोर द क्लास नोटिफिकेशन आएगा, एक 1 आवर बिफोर द क्लास भी आएगा, और एक कक्षा स्टार्ट होते ही एक नोटिफिकेशन आएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लाइव लाइव सेशन है स्टार्टेड करके।
तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ये वही सेम लिंक है जो डैशबोर्ड का जो मैंने दिखाया, उस पर क्लिक करने से आपको यही पेज फिर से खुलेगा और डायरेक्टली आपको एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ज्वाइन दिस क्लास, तो आप यस पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो और ये दो माध्यम हुए, और तीसरा माध्यम सबसे सुलभ है, सबसे इजी है, मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप आप अगर डाउनलोड नहीं किए तो कृपया डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप सीधा ऐप ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, सबसे कन्वीनियंट वे है ज्वाइन करने का। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ज्वाइन नाउ वाला ऑप्शन आपको तब दिखेगा जब टीचर ने कक्षा शुरू कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया, ऐप काफ़ी एक कन्वीनियंट वे है, नॉट जस्ट फॉर अटेंडिंग क्लासेस, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, आप कोर्स कंटेंट भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप जाते जाते अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको रिवाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से फ़ोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स और असेसमेंट्स भी आप दे सकते हैं फ़ोन के माध्यम से ही, और बिल्कुल एड फ्री है। तो निवेदन है सभी से कि आप संस्कृत फ्रॉम होम का जो ऐप है डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन्स में। कुछ सामान्य प्रश्न जो प्रतिभागियों के मन में है, तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी क्लासेस में प्रेजेंटेशंस या स्लाइड्स यूज़ हो रहे हैं, वे आपके संस्कृत फ्रॉम होम पोर्टल में उपलब्ध नहीं होंगे। सो वॉट एवर द प्रेजेंटेशंस दैट आर बीइंग यूज्ड इन क्लास बाय मैम, दे विल नॉट बी अपलोडेड टू द स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो जो भी कंटेंट है आपको क्रम से ओटीटी में अपलोड किया जाएगा। So whatever is the content, they will be uploaded part wise to our OTT platform digitalsanskrit.com। तो वो जब भी होगा आपको उसके बारे में आपको हम अपडेट करते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ईमेल, सभी माध्यमों से आपको अपडेट करेंगे कि ये पार्ट अभी अपलोड हो चुका है करके। तो निवेदन है, जिन्होंने भी ओटीटी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप एक अकाउंट क्रिएट करके सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी आगे हमारे कोर्सेज में पद्धति यही होगी कि द कोर्स मटेरियल, द प्रेजेंटेशंस यूज्ड विल बी अपलोडेड ऑन ओटीटी, एंड ओनली द रिकॉर्डिंग्स, जो भी ऑडियो और वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, सिर्फ वे ही आपके संस्कृत फ्रॉम होम में अवेलेबल होंगी, एंड द प्रेजेंटेशंस विल बी अवेलेबल ओनली ऑन ओटीटी। तो सेशन रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी आपके संस्कृत फ्रॉम होम डैशबोर्ड में, विथ इन 48 आवर्स आपको सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यही डैशबोर्ड में ही अगर आप कंटिन्यू लर्निंग पे आएंगे तो आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे। तो हितोपदेश के कोर्स पे क्लिक करके यही कंटेंट्स के नीचे जब भी वीडियोस अपलोडेड होंगे तो आपको वहीं पे कंटेंट्स के नीचे वीडियो और ऑडियो दोनों ही उपलब्ध होंगे। सो बोथ वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल अंडर कंटेंट्स। So just to repeat once, the audio and video will be available on your student Sanskrit from home, पर जो भी presentations हैं वे OTT पे upload होंगे, and you will be notified through email or WhatsApp message when it is available. We will require some time, but it will be available. और इस कोर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, जहां आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कोर्स के बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो। सिर्फ कोर्स के संबंधित चैट्स ही अलाउड होंगी। देर विल बी नो अदर डिस्कशन अदर देन द कोर्स दैट विल हैपन इन द ग्रुप। तो ये ग्रुप का लिंक भी मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, और ये कोर्स करिकुलम में भी अपडेट हो जाएगा विद इन सम टाइम। पर चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप इमीडिएटली। कुछ वेबिनार गाइडलाइंस, तो आप पीसी, एंड्रॉयड, आईओएस कोई भी डिवाइस से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यू विल बी म्यूटेड बाय डिफ़ॉल्ट। और यदि आपके प्रश्न हैं तो आप उन्हें Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं। तो टीचर क्लास खत्म होने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन पे वे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगी।
और इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप हेडफोन्स का उपयोग करें ताकि ऑडियो क्वालिटी और एक्सपीरियंस बेहतर हो। और यदि आपके प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, जैसे कि आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कंटेंट कहाँ मिलेगा, कैसे भी अन्य प्रश्न हैं, आप हमें sanskritfromhome@vyomalabs.in पे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अन्य टैब्स आपके ब्राउज़र में जो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो या फिर मोबाइल के माध्यम से हो तो अन्य ऐप्स जो भी हो कुछ भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वे भी इंटरनेट का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो और वीडियो का लैग हो सकता है। तो एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए विदाउट लैग्स तो सिर्फ जो क्लास है उसी को ओपन रखिए। तो इसके साथ मैं फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ हितोपदेशा के इस कोर्स में। और नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू लीना मैम। Thank you, Shreyas, for introducing me and for giving all the details of the course. And I will share the screen and explain how we are going to go with this course. जैसा आपने सबने अभी देखा है, ये कोर्स जो है वो हिंदी माध्यम से सिखाया जाएगा। उसके साथ संस्कृत और इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत प्रयोग होगा, लेकिन ज्यादातर हिंदी में ही बात होगी। अगर किसी को कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो सेशन के अंत में। अभी हमने प्रार्थना की है, तो मैं सीधे सीधे आज के प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊंगी। तो ये जो हितोपदेश वर्ग है, ये सोमवार और बुधवार शाम 7:30 से 8:30 बजे होगा। तकरीबन 40 सेशन होंगे। ये भी श्रेयस ने बताया है, फिर भी दोहराती हूँ, कोई लोग लेट ज्वाइन हुए हैं इनके लिए। यहाँ पर सभी क्लास का प्रारंभ जो होगा वो पठन से होगा। मतलब हमने गत कक्षा में जो भी पढ़ा है वो एक बार फिर से पढ़ेंगे तो तुरंत हमारी उपस्थिति हो जाती है, हमें सब याद आता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पठन होगा, कोई एक विद्यार्थी अपना हाथ ऊपर करके ये पठन कर सकता है। कक्षा कैसी होगी इसके बारे में बताऊंगी मैं। अगर श्लोक है, ज्यादातर श्लोक है इसमें, और भी नॉर्मल टेक्स्ट भी है। अगर श्लोक होता है तो श्लोक का अन्वय बताया जाएगा। अन्वय मतलब जैसा श्लोक है उसमें वाक्य को जो है वो वृत्त के हिसाब से जोड़ा जाता है, लेकिन वो अन्वय जो होता है उसको उसको सामान्य वाक्य की तरह लिखा जाता है, जिसे समझने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। उसके बाद उस श्लोक का हिंदी में भाषांतर बताया जाएगा, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और उसके बाद संस्कृत में ही उसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं खुद हिंदी में भी उसका अर्थ समझाऊंगी। और अगर उस श्लोक के बारे में कुछ विशेष है तो उसको भी समझाया जाएगा। इसके बाद जो श्लोक है उसे सारांश में कोई भी एक विद्यार्थी 5 मिनट में संस्कृत में बता सकता है। ये कोर्स संस्कृत की हमारी जो बोलने की स्टाइल है उसे अच्छा करने के लिए ज्यादातर हम यूज करेंगे। उसके साथ साथ कोई व्याकरण के अंश है वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। जो मतितार्थ आशय जो भी उस श्लोक में है उससे भी स्पष्ट किया जाएगा उस टेक्स्ट, कथा के टेक्स्ट के साथ साथ। सेशन के अंत में 5-10 मिनट हम प्रश्नोत्तर, मतलब जिसे कोई शंका होगी, जिसे कोई प्रश्न होगा, उसके उत्तर दिए जाएंगे सेशन के अंत में। ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, लेकिन बीच में अगर आपको प्रश्न आते हैं तो इसमें जो चैट बॉक्स है या क्वेश्चन आंसर्स है वहां पर आप लिख के वो भेज सकते हैं प्रश्न। तो योग्य समय में उसका मैं उत्तर दे दूंगी। अगर आपका कोई क्लास मिस हो जाता है तो जैसे श्रेयस ने बताया है वैसे 48 आवर्स में सभी रिकॉर्डिंग आपको आपके कोर्स पेज पर उपलब्ध की जाएगी। आप वो रिकॉर्डिंग पुनः पुनः देख के अपने नोट्स खुद बनाते रहिए। अभी
बाकी जो है मैं धीरे धीरे आपको स्पष्ट करते जाऊंगी। सेशन के दौरान आप टाइप करके प्रश्न भेज सकते हैं। अभी असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है इस कोर्स का, इसके बारे में बताऊंगी। ये कोर्स के लिए टोटल 200 मार्क का असेसमेंट है। उसमें से 100 मार्क क्विज के लिए है। मतलब तकरीबन 10 क्विजेस है, 10-10 मार्क के 10 क्विजेस। उसमें है प्रथम तो इंट्रोडक्शन पर एक क्विज, फिर उसके बाद कथा मुखम, इस पर एक क्विज, और जो 8 स्टोरीज है हर एक स्टोरी पर एक एक क्विज, या फिर विशिष्ट श्लोक संख्या पर एक क्विज। क्योंकि कोई कोई कथाएं हैं जो सिर्फ 2 श्लोक की है, जो 2 श्लोक पर मैं 10 क्वेश्चन एमसीक्यू निकालना इम्पॉसिबल है। तो वहां वहां में ज्यादा श्लोक की संख्या बताई जाएगी। इन श्लोकों पर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। ये एमसीक्यू टेस्ट पोर्टल पे ही, जहां पर कोर्स कंटेंट आता है, उधर ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये जो भी क्विजेस है उसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी। जो हर एक क्विज है वो 10 मार्क का होगा। 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 मार्क हो गए, टोटल 100 मार्क्स हुए। तो जो छात्र है ये क्विज सिर्फ एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को समय उपलब्धि नहीं है और वो पढ़ाई करके क्विज लेना चाहते हैं, तो जब तक अंत में कोर्स का अंत होने के पहले तकरीबन 15 दिन तक आप सभी क्विज सिर्फ एक बार सॉल्व कर सकते हैं। उसको दोबारा अगेन एंड अगेन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्विज को आपको 10 मार्क वहां पर दिए गए हैं। जो फाइनल टेस्ट है वो 50 मार्क का है, वो भी एमसीक्यू है। आपको सिर्फ क्लिक करना है जो करेक्ट ऑप्शन है उसको। 40 या 50 क्वेश्चंस होंगे, कोई कोई प्रश्न 2 मार्क के भी हो सकते हैं। ये भी अपने पोर्टल के ऊपर ही उपलब्ध होगा। इसके बारे में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। और किसे इसमें कौन ये टेस्ट ले सकता है फाइनल टेस्ट, तो जिसने सारे क्विजेस सॉल्व किए हैं उसी को इसमें पार्ट आप ये परीक्षा दे सकते हैं। जो ओरल सबमिशन तीसरा जो है 50 मार्क का असेसमेंट, उसमें ओरल सबमिशन है। अर्थात जो भी कथा आपको पसंद आई हो वो कथा आप लिख के, पढ़ के, वॉइस रिकॉर्ड करके जब लिंक दी जाएगी उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर जो 10 क्विजेस अपीयर करेंगे, जो फाइनल टेस्ट अपीयर करेंगे, और सब में मिलके एवरेज 60% मार्क्स लाएंगे, उन्हीं को ओरल सबमिशन अलाउ होगा। वही ओरल सबमिशन रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ओरल सबमिशन के बारे में मैं और आगे बताऊंगी। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्टोरी अपने ही शब्दों में संस्कृत में नरेट करनी है। प्रयास करना है, आप लिख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर बाद में फाइनल रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड करके मोबाइल पर आप वो अपलोड कर सकते हैं। आपको लिंक कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आगे आगे धीरे धीरे बताया जाएगा, आप चिंता ना करें। और ये जो रिकॉर्डेड फाइल है वो आपको सबमिट करनी है। इसमें क्या इवेल्युएट होगा, तो इसमें आपको आपके उच्चारण की क्लैरिटी, जो आपको कथा है वो आपको क्लियर हुई है या नहीं है उसके बारे में पता चलेगा। आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो देखा जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसे समझा जाएगा, और आपने कितने प्रयास किए हैं, इन सब पर ये 50 मार्क आपको मिलेंगे। सो सब मिलके 200 मार्क है। 100 मार्क क्विज के लिए है, हर एक कथा के बाद एक एक 10 मार्क का क्विज, उसके बाद फाइनल एमसीक्यू टेस्ट, और उसके बाद ओरल सबमिशन। ऐसे 3 स्वरूप में 200 मार्क के को असेसमेंट दी यहाँ पर दी गई है।
अभी हितोपदेश के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो मैं बताना चाहूंगी आपको। देखिए, आप अपने खुद के नोट्स लिखते जाइए। क्यों? क्योंकि लिखने से हमारा अभ्यास अच्छी तरह से होता है, हमें सब याद रहता है। और अगर कोई बात छूट जाती है तो आप रिकॉर्डिंग सुन के फिर से वो नोट्स पूरे कर सकते हैं। और कि थोड़े समय के बाद आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल जो भी है वो ओटीटी पे मिल जाएंगे। ओटीटी को कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन आपको इत्तला दी जाएगी, आपको सूचना दी जाएगी कि हाँ, अब सब मटेरियल अभी अपलोड हुआ है, यू कैन एक्सेस इट, ऐसा हम आपको बोला जाएगा। आप क्विजेस के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, सिंसियरली पढ़ाई कीजिए और फुल डेडिकेशन के साथ, अच्छी तरह से प्रिपरेशन के साथ क्विजेस दीजिए, क्योंकि 100 मार्क्स, हाफ द असेसमेंट इज फॉर क्विज। तो जो स्टोरी सबमिशन है, स्टोरी सुनने के बाद उसके लिए भी आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। इस कोर्स के लिए श्लोक बाय हार्ट करना, मेमोराइजेशन करना, ये कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये श्लोक इतने अच्छे हैं कि अगर आप मेमोराइज करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाय हार्ट हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे, और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और वो रिटेन करने में भी आपको सुविधा उपलब्ध होगी। ये श्लोक आप कहीं भी किसी संभाषण में, किसी भाषण में आप वो कोट कर सकते हो, या फिर कोई कोई श्लोक अपने जीवन में ही आप अप्लाई कर सकते हो, अपने लाइफ में आप उसका उपयोग कर सकते हो और अपने जीवन को बेटर और पॉजिटिव बना सकते हो। ऐसे इतने बढ़िया श्लोक हितोपदेश में है। इसकी कथाएं तो सुंदर है ही है, लेकिन श्लोक भी उतने ही सुंदर है। बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक आशय इसमें लिखा हुआ है। स्टडी मटेरियल जो अपलोड होगा वो ई बुक के फॉर्म में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही होगा। जो स्टडी मटेरियल अपलोड होगा वो इस पार्ट में होगा। तो जो पहला पार्ट अपलोडिंग का है वो इंट्रोडक्शन और कथारंभ, जहां से कथा आरंभ होती है वहां तक पहला अपलोड होगा। उसके बाद कथा मुखम, मतलब जो 8 कथाएं शुरू होती है, ये कहाँ घट रही है, उसका जो उसकी जो प्रस्तावना है, उसके बारे में ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो कथामुखम में मिलती है। कथामुखम में भी ऑलमोस्ट 45 श्लोक है, तो ये श्लोक भी हम समझेंगे। तो सेकेंड पार्ट कथामुखम, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टोरी आपको अपलोड वहां पर अपडेट की जाएगी। अगर कुछ एरर्स है वो भी करेक्ट किए जाएंगे। ये यहाँ पर एरर्स न हो इसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई अगर छूट जाता है तो बाद में हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस पद्धति से सब कथाएं ओटीटी पर अपलोड हो जाएगी। अगर आप पहले से ही ओटीटी के मेंबर है तो ये आपको देखने को वहां मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी है। अभी ये प्लैटिनम मेंबरशिप क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। तो स्टडी मटेरियल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग की लिंक आपको, या रिकॉर्डिंग्स, सब हमारे नॉर्मल कोर्स पेज पर मिल जाएगी। तो ये उसका लिंक है digitalsanskrit.com। तो ये ऐसे दिखता है, देखिए यहाँ पर आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने संस्कृत, नॉर्मल संस्कृत फ्रॉम होम के लिए यूज किया हुआ है वही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
प्लैटिनम प्लान लेने के लिए आपको फाइंड यूर प्लान, ये जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। वहां पर 3 ऑप्शंस है, एक है फ्री प्लान, एक है गोल्ड प्लान और एक है प्लैटिनम प्लान। प्लैटिनम प्लान के लिए आपको महीने के सिर्फ 49 रुपीज लगेंगे। आप 1 साल का अगर लेते हो तो 490, उसमें दो महीने आपको अधिक मिल जाएंगे। तो ऐसे मतलब हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं तो एक समय का 500 रुपए तो ऐसे ही हम डाल देते हैं। तो इससे अच्छा है पूरे साल का 500 रुपए भर के हम ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेके, सिर्फ इस कोर्स के नहीं, इसके साथ और भी अनेक ई बुक्स है। कोई नित्य प्रार्थना श्लोक के वहां पर ऑडियोज है, ऑडियो बुक्स है, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास रिकॉर्डिंग है वो हमारे संस्कृत फ्रॉम होम वेबसाइट पे। कृपया म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पर जो अभी श्रेयस ने दिखाया है, फिर से मैं दिखाती हूँ। गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पर जो दिखता है वहां आपको नीचे सब कंटेंट मिल जाए। सो अभी इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो आप सीधे ईमेल द्वारा पूछ सकते हैं, और आप रिकॉर्डिंग सुन के अपने अपने नोट्स भी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको अपना कोर्स शुरू करती हूँ। देखिए, हितोपदेश, इसके बारे में जानने के पहले कथा मतलब क्या है, कथाएं कब से शुरू हुई है, उसका विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में हम जानते हैं, धीरे धीरे जानते हैं। मतलब कथा साहित्य का उद्गम कहाँ पर हुआ है और उसका विकास कैसे हुआ है, संस्कृत साहित्य में वे कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। और धीरे धीरे हितोपदेश मतलब जो कथा है, सीधे उसको हम सीख सकते हैं। सो महाभारत में अनेक आख्यान है जहां पर हम छोटी छोटी कथा स्वरूप में ये आख्यान देख सकते हैं। जैसे नल दमयंती जो आख्यान है महाभारत में, वो हम देख सकते हैं। सावित्री सत्यवान का आख्यान है, वो देख सकते हैं। और शांति पर्व जो है, वहां पर शांति पर्व जो है महाभारत में, उससे उसमें हमें पंचतंत्र का बीज दिखाई देता है। मतलब पंचतंत्र की क्या क्या पंचतंत्र का क्या वैशिष्ट्य क्या है कि उसमें प्राणी, पक्षी, इनके रूप में कथाएं बताई गई है। तो वो उसका बीज हमें शांति पर्व में दिखाई देता है। रामायण में भी संक्षिप्त रूप से कथाओं का उल्लेख आता है। लेकिन इसके पहले हमें कथाएं दिखती है कि नहीं है, तो वेदों में हमें कथाएं बहुत सारी दिखाई देती है। जैसे नचिकेता है, नचिकेता आख्यान है, वो सब भी हमें वेदों में वेद के उपरांत जो भी साहित्य है उसमें भी हमें कथाएं दिखाई देती है। लेकिन मैंने महाभारत से बताना शुरू किया है क्योंकि हमें मालूम है, वहां से हम बता सकते हैं क्लियरली। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं आती है। उसके बाद जैन साहित्य में प्रथमानुयोग जो है उसमें भी अनेक कथाएं आती है, जहां पर सिद्धांत बताए जाते हैं। बौद्ध साहित्य हो या जैन साहित्य हो, जो सिद्धांत है वो बताए जाते हैं कथा के माध्यम से। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि महाभाष्य जो ख्रिस्त पूर्व 200 साल पहले लिखा हुआ था, उसमें काकोलुकम ऐसा वहां पर हमें लिखा हुआ प्राप्त होता है। इसका अर्थ है काक और उलूक। काक मतलब कौवा और उलूक मतलब औल। इन दोनों की कथाएं पंचतंत्र में आती है और इनकी कथाओं द्वारा हमें नीति सिखाई जाती है। तो उसका जो उद्धरण है काकोलुकम इस शब्द का, महाभाष्य में भी हमें प्राप्त होता है। तो वहां से हमें कथाएं, उनका बीज और धीरे धीरे से उसका विकास दिखाई देता है। अब लिखित स्वरूप में गुणाढ़ की बृहत कथा जो है, जो
गुणाढ्य ने पैशाची भाषा में लिखी हुई थी। पैशाची भाषा मतलब एक प्राकृत भाषा है, जो संस्कृत नहीं है, वो प्राकृत। तो ये पैशाची भाषा में गुणाढ्य ने लिखी हुई थी, जो कि आज अनुपलब्ध है। लेकिन उसके बाद तकरीबन 11वें शतक या 9वें शतक के दरमियान सोमदेव ने उन कथाओं को कथा सरित सागर इस नाम से पुनर्लिखित किया, लेकिन संस्कृत में। उसके बाद क्षेमेंद्र ने भी उसी दौरान बृहत कथा मंजरी इस स्वरूप में उसे फिर से संस्कृत में लिखा गया है। तो गुणाढ्य की जो बृहत कथा है, दो फॉर्म में अभी हमें मिलती है, एक है कथा सरित सागर और एक बृहत कथा मंजरी। उसकी शैली अलग है, कथाएं तो समान ही है, लेकिन श्लोक रूप में है ये सभी कथाएं। अभी कथाएं किस किस प्रकार की हमें संस्कृत में दिखाई देती है, तो गूढ़ कथाएं हैं, जैसे वेताल पंचविंशति। अगर आप सबने इसके पहले का कोर्स किया है वेताल पंचविंशति, तो आप सबको मालूम है कि वहां पर 25 कथाएं थी। पंचविंशति इसका अर्थ ही 25 है। तो वेताल ने कही हुई 25 कथाएं वहां पर लिखी है, वो गूढ़ कथाएं हैं। कुछ अचरज वाली बात वहां पर हमें पता चलती। उसके बाद शुक सप्तति नामक भी और एक संहिता है, जिसमें शुक अर्थात तोते ने बताई हुई कथाएं हैं, जो कि सप्तति मतलब 70 है। उसके बाद हम देखते हैं सिंहासन द्वात्रिंशिका, अर्थात सिंहासन से 34 मूर्ति बाहर आती है, और वो हर एक मूर्ति एक एक कथा बताती है। तो ऐसी ये गूढ़ कथाएं संस्कृत में उपलब्ध है। उसके बाद आख्यायिका। आख्यायिका मतलब जहां पर सत्य कथन होता है, मतलब जो घटनाएं घटी है उसके बारे में वहां पर बताया जाता है, वो होती है आख्यायिका। कथा मनगढ़ंत हो सकती है, कथा में थोड़ा सा सत्य कथन होता है, लेकिन आख्यायिका में ज्यादातर सत्य घटनाओं पर ये आख्यायिका लिखी जाती है। तो उसका उदाहरण हमें मालूम है हर्षचरितम, जो बाणभट्ट ने लिखा हुआ है, हर्षचरितम। और चंपू इस स्टाइल का भी एक कथा साहित्य उपलब्ध है, जिसमें गद्य और पद्य इस फॉर्म में चंपू आता है। गद्य पद्यमयी वाणी चंपू इति अभिधीयते। गद्य और पद्य दोनों के स्वरूप में चंपू काव्य उपलब्ध होता है। और उसके उदाहरण है त्रिविक्रम भट्ट लिखित नलचंपू और भोजराज लिखित चंपू रामायण। मतलब रामायण ही भोजराज ने चंपू इस प्रकार से लिखा हुआ है। ए चंपू ये एक साहित्य स्टाइल है, शैली है, उसकी कुछ रूल्स है, उसी पद्धति से उसे लिखा जाता है। दशकुमार चरितम, ये दंडी ने लिखा हुआ है दशकुमार चरित। और यहाँ पर दश कुमारों की, राजकुमार एक है और बाकी उसके मित्र है, उन सब की 10 कथाएं उसमें उपलब्ध है। पढ़ने में अत्यंत सुगम और अत्यंत अभी भी हम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, कालातीत ऐसी ये सभी कथाएं हैं। तो दशकुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों की कथा वहां पर हमें दिखाई दी। और बाणभट्ट ने ही पुनर्जन्म में लिखी हुई, मतलब जिसमें बहुत सारे पुनर्जन्म दिखाई देते हैं, ऐसी कादम्बरी, यह कथा हमें बाणभट्ट की लिखी हुई मिलती है। आज हम लोग अगर हिंदी या मराठी भाषा में कादम्बरी पढ़नी है, ये जो फॉर्मेट है साहित्य का कादम्बरी, तो उस फॉर्मेट को, ये जो शैली है साहित्य का एक प्रकार है कादम्बरी नामक, उसका मूल इस कादम्बरी साहित्य से ही प्राप्त होता है। ये कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी हुई है।
अभी हम लोग जो ये अलग अलग प्रकार देख रहे हैं कथाओं के, आख्यायिका और कादम्बरी या फिर कथा साहित्य, ये जो प्रकार हम देख रहे हैं, कथा और आख्यायिका में जो भेद है वो बाणभट्ट के लिखित निर्मित साहित्य के ऊपर ही मानो उसकी रचना हुई है। मतलब ये भेद उस आख्यायिका और कादम्बरी को देखकर ही उसका भेद किया हुआ है। आख्यायिका जैसे हर्षचरित बाणभट्ट ने ही लिखी है, और कादम्बरी जो एक कथा है, सामान्य कथा है, उसे भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। हर्षचरित में हर्ष राजा का जो जीवन है उसका चरित वहां पर लिखा गया है, वो सत्य कथा पर आधारित है। लेकिन जो कादम्बरी है वो पूरी की पूरी तरह कल्पित है, उसमें कुछ भी सत्य घटना नहीं है। लेकिन उसमें हमें समाज का वर्णन, उस समय समाज कैसे था, ये सब हमें अच्छी तरह से मालूम हो जाता है। तो हमने क्या क्या देखा है, अगर फिर से हम देखते हैं किस किस प्रकार की कथाएं हैं। तो गुणाढ़ लिखित बृहत कथा जो भी अब अनुपलब्ध है, उसके ऊपर ही कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, ये गुणाढ़ के बृहत कथाओं पर ही संस्कृत में बाद में लिखी गई है। जो बृहत कथा है अभी अनुपलब्ध है। गूढ़ कथाओं में हमने देखा वेताल पंचविंशति, शुक सप्तति ही, सिंहासन द्वात्रिंशिका, इन स्वरूप की गूढ़ कथाएं संस्कृत में उपलब्ध है। और आख्यायिका जो है वो बाणभट्ट लिखित हर्षचरित है, जिसमें सत्य कथन होता है। और जो चंपू काव्य है वो नल चंपू, चंपू रामायण, ये हमें उदाहरण रूप से हम देख सकते हैं। उसके बाद दशकुमार चरित जो है उसमें दहा कुमारों की दहा कथाएं लिखी गई है, और जो द्वंडी द्वारा लिखित है। और बाणभट्ट लिखित कादम्बरी नामक कथा साहित्य। अभी आगे देखते हैं ये कथा, यह शब्द कैसे तैयार हुआ है। तो कथ धातु है, दशम गणीय चुरादि गणीय धातु है, उसका अर्थ होता है वाक्य का प्रबंध करना। मतलब वाक्यों में, अनेक वाक्यों से प्रबंध लिखना, ऐसा आप अभी समझ सकते हैं सामान्य रूप से। उस कथ धातु से अंग यह प्रत्यय लगाने के बाद कथा, यह स्त्रीलिंगी शब्द है, तो उसे और एक टाप ऐसा प्रत्यय लगाया जाता है, और कथा यह शब्द व्युत्पन्न होता है। तो कथ धातु से अंग प्रत्यय लगाने के बाद, टाप यह स्त्री प्रत्यय लगाने के बाद, कथा यह शब्द व्युत्पन्न होता है। यह उसकी इटिमोलॉजी है, उत्पत्ति है कथा शब्द की। अर्थ क्या है, प्रबंध कल्पना कथा। अमर कोशकार जो अमर सिंह है वो कहते हैं प्रबंध कल्पना मतलब कथा। प्रबंध मतलब क्या है, अभिधेयस, जो बताना है, जिसकी कल्पना की है, जो बताना है, उसे कथा कहते हैं। प्रबंधेन कल्पना, प्रबंध के रूप में जो लिखी जाती है कल्पना। कृपया म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्रबंधेन कल्पना, प्रबंध कल्पना, प्रबंधस्य अभिधेयस्य कल्पना। प्रबंध की मतलब अभिधेय की, जो बताना है उसकी कल्पना, उसे भी प्रबंध कल्पना। यह समास का विग्रह है। प्रबंधेन कल्पना, प्रबंध के द्वारा जो कल्पना बताई गई है वो, या प्रबंध की कल्पना, ऐसा भी षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। ये गद्यमयी रचना का एक भेद है जो आख्यायिका से भिन्न होता है, ऐसे आपटे कोशकार ने लिखा हुआ है। आख्यायिका से टोटली भिन्न प्रकार का होता है। यहाँ पर कल्पित जगत जो है उसका वर्णन आता है। मतलब सभी घटनाएं कल्पित होती है। लेकिन कथा साहित्य का प्रयोजन क्या है, कथा साहित्य क्यों बताया जाता है। तो कथा साहित्य जो है वो
आपको मनोरंजन के लिए, मतलब ऐसा कहते हैं ना, जो पंडित होते हैं उनका जो समय होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मतलब जो बुद्धिमान होते हैं वो अपना समय किसमें व्यतीत करते हैं? शास्त्र, काव्य, काव्य अर्थात जो भी साहित्य है, वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, या फिर मेघदूत जैसा लघु काव्य हो, रघुवंश जैसा महाकाव्य हो, ऐसे काव्य में अपना मन लगाकर पढ़ने में, या फिर कोई शास्त्र है जैसे तर्क, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, इन शास्त्रों में जो अपना मन विनोदन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उनको धीमताम मतलब बुद्धिमान कहा जाता है, या फिर बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र विनोद में व्यतीत करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो मनोरंजन यह एक कथा साहित्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन, कौतूहल उत्पादनम। जब भी हम कथाएं देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होता है, इसके बारे में हमें अत्यंत उत्सुकता या कुतूहल मन में होता है। वो कौतूहल का निर्माण करना ही कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन दिखाई देता है, और इसीलिए सबको कथाएं अत्यंत प्रिय होती है। ऐसा कहते हैं कि लोग जो है उन्हें कथाएं बहुत पसंद है, बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, कथा साहित्य सबको प्रिय होता है। उसका एक कारण है कौतूहल उत्पादन। आगे क्या होगा इसके बारे में जानने की उत्सुकता। घटना वैचित्र्यम मतलब अचानक से कोई हमारे मन में ना हो ऐसी घटनाएं अचानक से घटना, ऐसी घटनाएं दिखाई देना, इसे घटना वैचित्र्यम कहते हैं। ऐसी घटनाएं हमें अलग अलग कथा साहित्य में दिखाई देती है, और इसलिए घटना वैचित्र्य, जो भी आगे क्या होगा, इसके बाद ये ऐसे अचानक से कैसे बदल गया, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे विचित्रतापूर्ण सुंदरतापूर्ण घटनाएं जहां पर दिखाई देती है, उसे हम घटना वैचित्र्य कहते हैं। ये भी कथा साहित्य का एक प्रयोजन दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया कि बौद्ध साहित्य हो या जैन साहित्य प्रथमानुयोग हो, वहां पर धार्मिक शिक्षण देना ये भी एक कथा साहित्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन हमें दिखाई देता है। सिद्धांतों का प्रचार करना, इनका भी हमें यहाँ पर प्रयोग दिखाई देते हैं। जैसे पंचतंत्र हो, हितोपदेश हो, यहाँ पर हमें राजनीति, सामान्य नीति ये सब दिखाई देते हैं। नीति सिखाने के लिए वैसे नीति शतक भी उपलब्ध है, लेकिन अगर कथा माध्यम से नीति कही जाती है तो अधिक वो रोचक होती है और सबको पसंद आती है। तो जैसे कोई सिद्धांत हो, नीति के द्वारा, नीति कथाओं के द्वारा उन्हें प्रचार करना सहज साध्य होता है। कभी कभी कथाएं स्वानुभूत प्रसंग का वर्णन करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे आप बीती कहानी ऐसे कहते हैं ना हम, खुद के ऊपर जो जो कोई घटना हम देखते हैं खुद के बारे में, स्वानुभूत मतलब स्व अनुभव से हमें जो मालूम हुई है, ऐसा जो प्रसंग है उसका वर्णन भी कई कथाओं में हमें दिखाई देता है। बोध कराने के लिए, अभी हितोपदेश ही ऐसा एक कथा साहित्य है जहां पर हमें अनेक प्रकार के बोध, मोरल ऑफ द स्टोरी जो कहते हैं हम, हमें यहाँ पर मिलेंगे। नीति विद्या दानम, ये नीति विद्या जो होती है वो राजनीति विद्या या फिर सामान्य नीति विद्या, ऐसे दो प्रकार की होती है। राजनीति मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, राजा को कैसे वर्तन करना चाहिए, इसके बारे में ज्यादातर वो बताती है। और जो सामान्य नीति है, तो हम
जो सामान्य लोग होते हैं, उनको कैसे अपने जीवन में आचरण करना है, कैसे निर्णय लेना है, इसके बारे में बताती है। वो होती है नीति विद्या। और नीति विद्या प्रदान करना ये भी कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन। हितोपदेश, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ उपदेश प्राप्त होने वाला है। लेकिन क्या आपको मालूम है कितने प्रकार के उपदेश होते हैं? हम आगे धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार के उपदेश होते हैं। लेकिन ये जो हितोपदेश है, वो मानो कांता सम्मित उपदेश है। अभी देखिए, जो वेद है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। मतलब जो बताया गया है उसकी आज्ञा का हमें पालन करना ही है। वो हमें वेद ने जो बताया है, वो प्रभु ने बताया है, ऐसा समझकर उसका पालन करना ही है। उसके बाद है मित्र सम्मित, मतलब जो पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, उसमें जो बताया गया है, मानो आपके फ्रेंड हो, मित्र हो, ऐसे सब उपदेश किया जाता है, तो वो है मित्र सम्मित उपदेश। वहां पर हमें ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है, ये हम फॉलो करें या ना करें। मित्र ने जो बताया है उसका हम आचरण करें या ना करें, इसके बारे में हमें विकल्प उपलब्ध होता है। वैसे विकल्प हमारे वेद सम्मित, मतलब प्रभु सम्मित जो उपदेश होता है उसमें नहीं है। लेकिन ये जो कथाएं हैं वो कांता सम्मित उपदेश है। मतलब क्या है? कांता अर्थात प्रिय पत्नी। प्रिय पत्नी जो बताती है वो सभी तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि वो पास बिठाकर समझे ऐसी भाषा में अपने पति को समझाती है, और पति वो तुरंत समझ जाता है। इसलिए कथाएं जो होती है उन्हें कांता सम्मित उपदेश ऐसा कहा गया है। जो साहित्य है उसे कांता सम्मित उपदेश ऐसा कहा गया है। और क्या है? जो नीति कथाएं हैं, कथाओं में हमें उपदेश, अगर अगर जीवन में हमें कोई बोलता है कि नहीं नहीं, ये आपको ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसा ही करना है, तो कदा कुत्रचित हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। हमारा अहंकार वहां पर प्रबल हो जाता है और हम किसी का उपदेश सुनने में काबिल नहीं होते हैं। लेकिन ये जो कथाएं होती है, कथाओं के द्वारा हमें जो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आती है, जो बोध हमें समझ में आता है, वो भेषज मतलब औषधि जैसा काम करता है। औषधि कैसे होती है? अंदर से कड़वी होती है, लेकिन ऊपर से मानो उसको शुगर कोटेड, अर्थात शर्करावगुंठित भेषजम। शर्करा मतलब शक्कर, अवगुंठित मतलब लपेटे हुई, मानो शक्कर में लपेटी हुई कोई दवाई हो। ऐसी कथाएं अत्यंत प्रभावशाली होती है और वो हमें झट से बोध करा देती, हमें वो बातें फट से समझ में आ जाती है। यहाँ पर कथा छलेन बालानाम नीति ही, कथाओं में क्या होता है? कथाओं का छल करके, मतलब कथाओं का रूप लेकर, बालानाम नीति ही। यहाँ पर बाल मतलब बालक ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन जो प्रारंभ करते हैं कुछ सीखना, उनको अगर नीति बतानी है, तो प्रारंभ में जिस स्वरूप से नीति का अध्ययन करना है, उस नीति को कथा रूप में बताया जाता है। कथा छलेन बालानाम नीति ही, यहाँ पर बालक का अर्थ छोटे बच्चे नहीं है, बल्कि जो प्रारंभ से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसा भी अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं। हितोपदेश जैसी कथाओं में हमें व्यवहार तो पता चलता ही है, उसके साथ खुद का आचरण कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी हमें पता चलता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अपने सामने आए तो उसके साथ हमें क्या
आचरण करना चाहिए, कोई विद्वान हो तो क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में क्यों रहना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, ये सब व्यवहार और आचरण हमें कथाओं के माध्यम से समझ में आते हैं। अभी जो हितोपदेश है, उस हितोपदेश को ज्यादा से ज्यादा पंचतंत्र से आकृष्य करके, मतलब उससे निचोड़ कर, उससे निकाल कर, उसका आश्रय लेकर हितोपदेश लिखा गया हुआ है। पंचतंत्र में क्या है और क्या नहीं है, हितोपदेश में क्या है और क्या नहीं है, ये हम कैसे जान सकते हैं? अगर हितोपदेश और पंचतंत्र, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर ले, इनका क्या क्या समानताएं हैं, क्या तुल्य है और क्या भेद है इनमें, ये अगर जानते हैं तो हमें अच्छी तरह से हम जान सकते हैं कि हितोपदेश के बाद हम पंचतंत्र इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए, पंचतंत्र और हितोपदेश, इसमें पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा नामक लेखक ने लिखा है। कब लिखा है? ख्रीस्त पूर्व 300 साल। और ये जो नारायण पंडित है, इन्होंने हितोपदेश लिखा हुआ है, और वो है 9वें 10वें शतक में, ख्रिस्तीय मतलब ईसवी सन 9वें 10वें शतक में नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भेद और एक हमें दिखाई देता है कि पंचतंत्र में 5 तंत्र है, मतलब 5 टेक्निक्स है, लेकिन हितोपदेश में 4 ही प्रकरण है, मतलब छोटा, थोड़ा कम कर दिया है, छोटा कर दिया है हितोपदेश। उसमें से एक प्रकरण जो है उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन उस प्रकरण की महत्वपूर्ण कथाएं, अत्यंत आवश्यक ऐसे श्लोक, उनका समावेश हितोपदेश में किया हुआ है। उसके बाद अभी कौन सी 5 तंत्र है पंचतंत्र में, और हितोपदेश में 4 प्रकरण कौन से हैं, ये हम देखते हैं। यहाँ पर प्रथम तंत्र है मित्र भेद, मतलब मित्रों में भेद होना, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये जो है पंचतंत्र का प्रथम प्रकरण। लेकिन हितोपदेश में प्रथम प्रकरण है मित्र लाभ, मित्रों का लाभ होने से, मित्र होने से आपके क्या लाभ हो सकते हैं, या मित्र मिलने के बाद क्या होता है, ये इस कथा में, इन कथाओं में बताया जाता है। जो हम अभी इस कोर्स में पढ़ेंगे उसका फोकस सिर्फ मित्र लाभ है। उसमें जो 8 कथाएं लिखी हुई है उस पर ये कोर्स फोकस्ड है। पंचतंत्र में दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति ही, अर्थात मित्र लाभ। जो हितोपदेश में प्रथम प्रकरण है वही यहाँ पर दूसरा तंत्र है पंचतंत्र में, लेकिन हितोपदेश में श्रुत भेद अर्थात मित्र भेद। तो आप देख सकते हैं कि हितोपदेश में जो प्रथम है वो पंचतंत्र में द्वितीय तंत्र है, और जो द्वितीय प्रकरण है हितोपदेश का वो पंचतंत्र का प्रथम तंत्र है। उसके बाद काकोलुकियम, ये पंचतंत्र का तीसरा तंत्र है, और यहाँ पर विग्रह और संधि ये उसका विषय है। लेकिन यहाँ पर भी काकोलुकियम इस रूप में ही हितोपदेश में ये प्रकरण आता है, और यहाँ पर जो लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकम, ये जो अन्य 2 तंत्र है, उसमें से कोई कथाएं लेकर उनका समावेश हितोपदेश में तीसरे और चौथे प्रकरण में किया गया है। तीसरा प्रकरण है विग्रह और चौथा प्रकरण है संधि। विग्रह मतलब जहां पर युद्ध, ऐसा हम कह सकते हैं, और संधि मतलब एक होना, शत्रु के साथ हाथ मिलाना, इसको संधि कहा जाता है। तो इन दोनों में
लब्ध प्रनाश और अपरिचित कारकम, ये जो बचे हुए दो तंत्र हैं उनकी कथाओं का समावेश इन चारों प्रकरणों में किया गया हुआ है। जो काकोलुकियम में कथाएं हैं उनका समावेश विग्रह और संधि में किया गया है। ये जो दो प्रकरण है उनमें किया गया है। आप साम्य कलर से हम जान सकते हैं कि मित्र भेद अर्थात सुहृद भेद, मित्र संप्राप्ति अर्थात मित्र लाभ, लब्ध प्रणाश और अपरिचित कारकम, इनमें से कथाएं सभी इसमें थोड़ी थोड़ी, और जो नीति पूर्ण बात है, जो सुझाव है, वो सब में उनका समावेश किया गया है। पंचतंत्र की कथाएं दाक्षिणात्य मतलब दक्षिण, भारत की दक्षिण दिशा में वो घटनाएं दिखाई देती है, और वहां पे नगर का नाम है महिला रोप्य। लेकिन हितोपदेश भागीरथी मतलब गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर में ये हमें दिखाई देता है, ये घटनाएं घट रही है ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। और क्या इसमें भेद है और क्या इसमें अंतर है, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ ऊपर करें, मैं आपको अनम्यूट करके आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है अभी तक तो बताइए। जी रूपा जी बोलिए। नमस्ते मैम। अभी नमस्ते। आपने बताया कि कथा जनरली कल्पनीय होती है। तो हम्म हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे हम काफी बार सुनते हैं रामायण कथा, भागवत हम्म कथा, तो हम्म ये हम्म डिस्क्रिपेंसी कैसे बनी? क्योंकि वो तो हमारा इतिहास है। इतिहास है, उनको हम कथा कह ही नहीं सकते हैं ना, वो तो हमारा इतिहास ही है। लेकिन उसमें छोटी छोटी कथाएं आती है, समझ में आ रहा है? जैसे नल दमयंती महाभारत में आती है, तो वो जी। पूरे महाभारत के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक छोटा कथानक उसमें आता है, उसे आख्यान कहते हैं। तो उस स्वरूप में हमें वो छोटी छोटी कथाएं पार्ट पार्ट में एपिसोड्स में वहां पर दिखाई देती है। आपका प्रश्न मुझे समझ में आ रहा है और मैंने आपको उत्तर बराबर से दिया है, तो बताइए आपको समझ में आया है उत्तर? हाँ, लेकिन ये प्रचलित है ना, जैसे वो रखते हैं पारायण श्रीमद् भागवत का, और उसको बोल, और जो व्याख्यान होता है वहां, तो जी, उनको वो कथा बोलते हैं। और जैसे वो निरूपण, उसे हम निरूपण कह सकते हैं। हाँ। उससे हमें देखिए, मैंने सिद्धांत बताए जाते हैं, धार्मिक सिद्धांत उसमें से हमें दिए जाते हैं, है ना? भागवत कथा हो या रामायण हो, उसके साथ जो कथाएं बताई जाती है उससे हमें कोई सिद्धांत बताए जाते हैं, नीति बताई जाती है। धर्म का धर्म मतलब यहाँ कोई जाति धर्म ऐसा मत समझिए, हमारे कर्तव्य हमें बताए जाते हैं इनके द्वारा, है ना? जी जी। यस विजय जी बोलिए। Namaste, Mahodaya. Thank you नमस्ते। for the coach. So one question. हम्म एक कथा छलेन बालानाम नीति ही, हम्म इसमें छल का प्रयोग क्यों हुआ है? यहाँ छल पर यानी छल, छल मतलब हम्म हिंदी में या मराठी में जो हम छल कपट कहते हैं, ऐसा अर्थ हम्म। नहीं लेना है। इन द हाँ, डिस्गाइज ऑफ, ऐसा अर्थ लेना है। ओके ओके महोदय, धन्यवाद। यस गीता नमो जी। नमः। नमस्ते बोलिए। पैशाची भाषा मतलब क्या है एग्जैक्टली? देखिए, अभी प्राकृत जो संस्कृत नहीं है वो प्राकृत भाषाएं होती है, और प्राकृत भाषाओं में अनेक प्रकार है। उनमें से पैशाची एक प्रकार है। हमें उसका स्वरूप अभी वो अनुपलब्ध ही है, तो हमें मालूम ही नहीं है कि वो कैसी थी भाषा। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि वो संस्कृत भाषा नहीं थी, प्राकृत भाषा थी। धन्यवाद। हाँ, यस गीतिंदर जी बोलिए। नमो नमः मैम। मैम, नमस्ते। ये जो हितोपदेश एंड पंचतंत्र का जो आपने प्रकरण के बारे में बताया, तो कैन यू हम्म प्लीज जस्ट वंस मोर टेल अस व्हाट इज द कोरिलेशन, लाइक आपने जैसे बोला कि काकोलुकियम तो विग्रह और संधि के साथ में है, तो आई हैव नॉट रियली फॉलोड दैट।
So maybe Okay. once. And one more small thing, just an observation. हितोपदेश तो विसर्ग के साथ लिखा हुआ है, तो I understand it is probably going into the masculine gender. हम्म तो पंचतंत्र का मतलब बेसिकली तो दोनों ही कथाएं हैं, तो क्या ये हम्म न्यूटर जेंडर में जाता है? हाँ, बताती हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, आपका प्रश्न जो है वो टेक्निकल नामों के ऊपर है। ओके, ये जो तंत्र शब्द है वो तंत्रम पंचतंत्रम, जो तंत्र उसमें बताए जाते हैं 5 तंत्रों का समूह है, वो एक समूह है, इसलिए वहां पर न्यूटर जेंडर बताया गया है। और जो ओके, हितः उपदेश मतलब हितकारी ऐसा उपदेश जिस प्रकरण में बताया गया है, जिस माध्यम में बताया गया है, वो हितोपदेश पुल्लिंगी शब्द है। ओके, ओके, थैंक यू, ऐसा धन्यवाद। ग्रंथ जहाँ हम्म, हितोपदेश ग्रंथ ऐसा समझिए तो पुल्लिंग आ गया। ओके, पंचतंत्र में एक समूह है, इसलिए नपुंसकलिंग। ओके, धन्यवाद। एंड मैम, द कोरिलेशन ऑफ हाँ, द प्रकरण, या बताती हूँ। देखिए आगे आगे आपको एक श्लोक डायरेक्टली मिलेगा कि जहां पर लिखा गया है कि पंचतंत्रात आकृष्य, मतलब पंचतंत्र के आधार से हितोपदेश लिखा गया है। जब हम बोलते हैं कि उसके आधार से लिखा गया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पंचतंत्र में क्या है और हितोपदेश में क्या है, उसमें क्या नहीं है हितोपदेश में, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये कंपैरिजन रखा है। तो पंचतंत्र में कौन से 5 तंत्र है? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम, ऐसे ये 5 तंत्र है। मित्र भेद मतलब मित्रों में भेद होना, मत भिन्नता होना। मित्र संप्राप्ति मतलब कोई मित्र आके मिल जाना। काकौलुकीयम मतलब ये किसी राजा के 2 चतुर ऐसे मंत्री है, एक है काक और एक है उलूक, उनका परस्पर संभाषण जो है वो काकोलुकीयम इस कथाओं में बताया गया है। ये ज्यादातर राजनीति के ऊपर उनका डिस्कशन है, इसलिए उसका कंपैरिजन विग्रह और संधि, मतलब विग्रह मतलब क्या है कि इसी देश के साथ हमारी मित्रता होती है तो वो है संधि। लेकिन किसी देश के साथ अगर हमारा विरोध होता है, विग्रह उसे कहा जाता है, हम युद्ध करते हैं, उसका अर्थ है विग्रह। मतलब काकोलुकीयम में जो भी कथाएं आती है वो यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकरणों में लिखी गई है, एक है विग्रह और एक है संधि। लेकिन क्या लब्ध प्रणाश अपरीक्षित कारकम में जो कथाएं, उनका समावेश हितोपदेश में है ही नहीं। उनका समावेश भी लिया गया है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बदला गया है। उसमें जो महत्वपूर्ण संदेश देना है उनका यहाँ पर अंतर्भाव समावेश किया गया है इन चारों ही कथाओं में। कई कई श्लोक ऐसे हैं पंचतंत्र में जो आज के समय में आक्षेपार्ह हो सकते हैं, तो उन्हें निकाल दिया गया है। कई कई ऐसे ऐसी कथाएं हैं जो हमें सिखाने के लिए ऑकवर्ड फील करा सकती है, ऐसी कथाएं वहां से निकाल दी गई है। कोई अश्लील है इसलिए निकाल दी गई है और उनका छोटा स्वरूप हमें हितोपदेश में मिलता है। लेकिन उतना ही हितोपदेश नहीं है, उन्होंने कामांडकीय नीति सार इसमें से भी कई श्लोक लिए हैं, कई श्लोक महाभारत से भी लिए गए हैं। हमें श्लोक में ही पता चलेगा, जहां जहां हे कौन्तेय, हे 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 पांडु, पांडव, ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो हमें सीधे सीधे पता चलता है कि ये महाभारत से लिया गया हुआ है। मैंने शायद आपके प्रश्न का उत्तर यस, दिया है। या, थैंक यू, धन्यवाद। यस, वी जगदीशन जी बोलिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। ये हितोपदेश के जो कथाएं हैं, जो 7 8 8 कथाएं जो आप बताने वाली हैं,
वो वेरियस इतिहास पुराण से कंपिलेशन है या मतलब ये इसका ऑथर्स अलग अलग हैं या कहाँ से लिया गया ये आर्ट स्टोरीज में सोर्सेस? ये 8 स्टोरीज पढ़ने के बाद आप पंचतंत्र के बाद साथ उसे कंपेयर कीजिए और फिर आप खुद ही उसके बारे में रिसर्च करके हमें बता सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। डायरेक्टली कथाएं किसी और जगह से नहीं ली गई है, कथाएं प्रायः पंचतंत्र से ही ली गई है, लेकिन उसके जो श्लोक है वो अलग अलग जगह से लिए जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। यस वैशाली जी बोलिए। काकोलुकियम के बारे में मुझे पूछना था। काकहा इसका मतलब तो क्रो है और उलुकहा मतलब ओल है ना, ऑल तो उनके नाम दिए गए हैं क्या डायरेक्टली हाँ, या मतलब वो कोई देखिए रूपक? पंच नहीं, रूपक ही है हाँ यहाँ पर। प्राणी और पक्षियों के माध्यम से कथाएं बताई जाती है। तो जो हाँ उस वन का राजा है उसके 2 मंत्री हाँ हैं, एक काक है और एक हाँ उल्लूक है। ओके। ओके। हाँ अवगतम, धन्यवाद। यस किशोर जी बोलिए। Ma'am, Namangshi Mahadaya, नमन my question is this, the one that you said, the last one, I know up to the Vigraha and Sandhi. I've never heard about that, that Kanchan Anyatra, that one. So what is that one? नहीं, काश्चन अन्य कथा मतलब इसमें और भी कथाएं है। किसमें? Oh, I लब्ध see. प्रनाश और अपरीक्षित कारकम, इसमें से जो भी कथाएं हैं वो अन्यत्र रखी गई है। मतलब कोई मित्र लाभ में, कोई सुहृद भेद में, कोई विग्रह में, कोई संधि में, ऐसे उसका अलग अलग इसमें स्कैटर करके लिखा गया है। I see. Yeah, because I've never heard of that. And in नहीं the Vigraha and Sandhi, I think in the Hitopadesh, it was the fight between the water birds, the waterfowls, and the land birds. पंचतंत्र में या हितोपदेश में? No, Hitopadesh में. जी हो सकता है, आगे आगे जब आएंगे, हम जब विग्रह और संधि की पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलेगा, है ना। Okay. तो अब ये ठीक है. इस क्लास में तो हम Yeah. मित्र लाभ क्या ही पठन करेंगे। Yeah. धन्यवाद महोदया. धन्यवाद। आप जब बात करते हैं उसके बाद सभी आप खुद को म्यूट कीजिएगा और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। मैम एक बार लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकम एक्सप्लेन कर सकते? हाँ, लब्ध प्रणाश, जो मिला हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है कुछ, उसका नाश हो जाना लब्ध प्रणाश। ओके। प्रकर्षेण नाशः इति प्रनाश, मतलब जो हमें मिला है वो अचानक से खो जाना या फिर नष्ट हो जाना, वो लब्ध प्रणाश में आता है। और अपरीक्षित कारकम अर्थात आगे क्या होने वाला है उसके बारे में न सोचकर जो भी एक्शन ली गई है और उसके क्या परिणाम होते हैं, ये सब इन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। अपरीक्षित कारकम जो आगे अपरीक्षित मतलब न परीक्षितम, जो देखी नहीं गई है। कारकम मतलब ऐसी कुछ कृति जो आगे के बारे में न सोच के हम सोचे बिना ही करते हैं, वो सब इस थीम पे बेस्ड जो भी कथाएं हैं वो इसमें आती है। हाँ ठीक है, थैंक यू। Mahadaya, will you be uploading the slides that you just shared with us in this presentation? Those slides will be uploaded within short time on OTT. In the beginning itself, OTT. If you are already subscribed on the OTT, you will get it. If you have any doubts, in the next class, I will be talking about it in detail. Okay, all right. Thank you so much. Thank धन्यवाद। you. धन्यवाद। शुभ रात्रि। शायद और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति। धन्यवाद।